जय हिंद साथियों। पिछली वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में हम साइंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए थे चैप्टर, यानी कक्षा 10वीं का केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर दिए थे। कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें हम आप लोगों को परिवर्तन के बारे में बता दिए थे। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का अंग्रेजी होता है फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन का जो अंग्रेजी होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो एक बार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लीजिए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके तहत किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। अब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होती है? किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जो होती है उसका ताप होता है, दाब होता है, घनत्व होता है और उसका रासायनिक संगठन होता है। वो क्या है? उसका भौतिक अवस्था है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसके तहत किसी पदार्थ की रासायनिक अवस्था परिवर्तित होती है, जैसे रासायनिक संगठन एवं उसका द्रव्यमान। जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है तो वहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल बता दिए थे। जैसे पानी से बर्फ का बनना, ये क्या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और उस बर्फ से फिर से पानी बनना, ये भी क्या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जो भौतिक परिवर्तन होता है एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है और फिर से दूसरी अवस्था में से पहली अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे जब हम पानी से बर्फ बनाते हैं, ठीक है, तो हम चाहें तो उस बर्फ से फिर से पानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन जो है एक अस्थायी परिवर्तन है, तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम दूध से दही बनाएं तो क्या ऐसा संभव है कि हम उस दही से फिर से दूध बना लें? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यानी इससे हम क्या सीखे? रासायनिक परिवर्तन जो है एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन क्या है? एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, जैसे दूध से दही का बनना एक प्रकार का क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि दही से हम दूध बना नहीं सकते हैं। ठीक है, लोहे पे जंग लगना वो भी क्या एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। किसी चीज का जलना, यानी जब हम किसी वस्तु को जला देते हैं तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम जलाए हुए वस्तु को फिर से पहली अवस्था में ला सकें? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहां पे कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की रासायनिक संगठन एवं उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ठीक है, इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, किसी चीज का जलना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, इत्यादि बहुत से परिवर्तन है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 चीजें बताऊंगा। पहला, रासायनिक परिवर्तन के गुण। दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाएं। तीसरा, रासायनिक समीकरण। चौथा, संतुलित रासायनिक समीकरण। और पांचवा, रासायनिक समीकरण का संतुलन। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठाएं। ठीक है, हमारे चैनल पे कक्षा 10वीं के कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वीडियो बने रहिए। और हाँ, एक बात और, आप लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चलिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। इसलिए मैं बोर्ड पे पहले ही लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके रोक के आप उसको नोट कर सकते हैं। एक नोट्स बनाते चलिए, और कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी दिक्कत का समाधान किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण। पहला गुण, आप लोग
इसके मैं पहले बता दिया हूँ, आप लोग अपने आप से भी इसके गुण को बता सकते हैं। पहला गुण क्या है रासायनिक परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा गुण इसका, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तथा बने नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो जाता है। जैसे जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ का जो मूल गुण होता है, जो नया पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ का जो गुण होता है उसके मूल पदार्थ से अलग होता है। जैसे दूध से जब दही बनता है तो दूध और दही का गुण मिलता है? नहीं मिलता है, दोनों के स्वाद में फर्क हो जाता है। जैसे दूध का स्वाद अलग होता है और दही का स्वाद अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि उसी दूध से हम पनीर बना दें तो पनीर का स्वाद अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके स्वाद में डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, यह केवल रासायनिक परिवर्तन में होता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन, उसके द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। ठीक है, आप लोग रासायनिक परिवर्तन के गुण के बारे में जान लिए। अब मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूं और आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप उसका सही जवाब देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमारी वीडियो को देख के और कुछ सीख रहे हैं। पहला सवाल, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और दूसरा सवाल, पानी से भाप का बनना कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, अंग्रेजी होता है केमिकल रिएक्शन। आप केमिस्ट्री में पूरा कक्षा 10वीं के जो केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री आप जहां भी पढ़ेंगे उसमें केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही बात किया जाता है, चाहे वो जिस प्रकार से भी हो। ठीक है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया शुरू करते हैं, यानी यहां से केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहला परिभाषा जानिए। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या इसका एक परिभाषा इस तरह से भी हो सकता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप जैसे उदाहरण में समझिए, एग्जाम्पल में। साइंस में क्या है कि आप लोग यदि एग्जाम्पल बेहतर तरीके से समझ लिए तो समझ लीजिए आपको विज्ञान आ गया। और खासकर केमिस्ट्री में उदाहरण ही मेन होता है। ठीक है, तो आइए हम उदाहरण समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यह ऑक्सीजन गैस है, इसे O2 से दिखाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कभी भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। कार्बन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं हम अभिकारक। इन दोनों क्या कहते हैं? अभिकारक। यहां से इसे क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, और इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, अभिकारक का जो अंग्रेजी होता है, इसका अंग्रेजी होता है रिएक्टेंट। और इसका जो अंग्रेजी होता है उत्पाद का, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे देहाती भाषा में समझिए, बिल्कुल घरेलू भाषा में, जैसे आप खाना बनाते हैं या आपके घर में खाना बनता है तो जो यदि
हम भात बनाएं, भात बनाते हैं तो भात बनाने में क्या क्या लगता है? चावल लगता है, पानी लगता है, उसको आग लगाते हैं, उसको गर्म करते हैं तो भात बन जाता है। तो या तो पानी को चावल में डालिए या चावल को पानी में डालिए, दोनों बात सेम होता है। तो जब हम पानी और चावल को आपस में मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं तब ना भात बनता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे पानी और चावल ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। आज जो उसको गर्म कर रहे हैं, यानी आग जला रहे हैं, यानी जो बोलते हैं गैस पे हीट करें या चूल्हा पे हीट करें, जो आग लगा रहे हैं उसमें हीट कर रहे हैं, वह हम एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो चावल और पानी आपस में जब गर्म होकर क्रिया करता है तो क्या बनता है? भात बनता है। तो यहाँ पे चावल और पानी क्या है? एक प्रकार का अभिकारक है, और जो भात बना वो क्या है? एक प्रकार का उत्पाद है। यहाँ पर भी देखिए, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है एक प्रकार का क्या है? अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का उत्पाद है। इसे ये बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिस्ट्री में आप केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझिए, यहाँ पे एग्जांपल और समझिए। जैसे यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम लिख दे रहे हैं। ये क्या है? सोडियम है, और यह क्या है? क्लोरीन है। और ये क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसे ही बोलते हैं नमक। क्या होता है? नमक। यह नमक का सूत्र है, जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं उसी का फार्मूला है, यानी Cl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे यह सोडियम और क्लोरीन क्या है? एक प्रकार का अभिकारक है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया किया, क्रिया करने के फलस्वरूप क्या बन गया? यानी Cl, यानी सोडियम क्लोराइड। यह एक प्रकार का क्या है? उत्पाद है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। और यह क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे एक परिभाषा, एक एग्जांपल और बताते हैं। एक एग्जांपल और बताते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? H2। ठीक है, यहां हम समझिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यह क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाती है? H2O। इसे क्या बोलते हैं? वाटर, पानी। इसे क्या बोलते हैं? पानी। ये किसका सूत्र है? पानी का सूत्र है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? यह दोनों क्या है? अभिकारक है, यानी यह अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप यह किसका निर्माण कर रहे हैं? पानी का। तो यह क्या? एक प्रकार का उत्पाद है। यह क्या है? उत्पाद है। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जो हाइड्रोजन है इसका भी गुण अलग है। क्या गुण है इसका? इसका गुण यह है कि यह एक प्रकार का गैस है। ठीक है, नीचे जी लिखा रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? गैस। यह भी क्या? एक प्रकार का गैस। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो क्या बन गए? लिक्विड। पानी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है ना। ये क्या बन गया? लिक्विड। यानी इसके गुण में परिवर्तन आया। तो यहाँ पर यह कौन सा परिवर्तन होगा? यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब अगला आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके पहले वाले टॉपिक में रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया गया था। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बार फिर समझिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ
आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या एक इसका और परिभाषा होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में उदाहरण वगैरह सब बता दिए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसका अब रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए। जब रसायन विज्ञान की जब शुरुआत हो रही थी, जब कुछ तत्वों को खोजा गया था, तो उस समय किसी, जैसे मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन को किसे दिखाते हैं, एच से लिखते हैं। हाइड्रोजन को एच से दिखाते हैं, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं। ठीक है, आखिर ऐसा करते ही क्यों है, सवाल होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, कारण समझिए। हाइड्रोजन को एच से लिखने का मतलब यह होता है कि जब पहली बार जब रसायन विज्ञान की शुरुआत हो रही थी तो उस समय बहुत कम तत्वों को खोजा गया था। यानी पहले फास्फोरस को खोजा गया, उसके बाद से फास्फोरस के बाद से अन्य तत्वों को खोजना शुरू किया गया। ठीक है, तो जब तत्व कम थे तो इसका नाम हम सीधे हाइड्रोजन को सीधे ऐसे पढ़ते थे, लिखते थे ऐसे, इसको हाइड्रोजन ऐसे लिखते थे। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है बड़ा। तो जब तत्व कम थे तो यह बड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं होता था। जैसे फास्फोरस को लिखना है तो फास्फोरस हम लिख दिए, फास्फोरस किसे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को एच से दिखाते हैं। तो पहले हम इतना बड़ा इसको पढ़ते थे, इतना बड़ा इसको लिखते थे। ऐसे खोजते खोजते आज हमारे पास एक रसायन विज्ञान में 118 तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, अब उन 118 तत्वों से अरबों खरबों की संख्या में यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इन सभी यौगिकों को पढ़ने के लिए यदि हम इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना शुरू कर दें तो बहुत बड़े बड़े, यानी बहुत ज्यादा पेज का हमको बुक चाहिए। थोड़े से यौगिक का नाम लिखने के लिए यानी काफी स्पेस ले रहा है, काफी जगह ले रहा है। तो इसलिए इसको जब हम, ये तो केवल सिंगल हाइड्रोजन है तो इतना बड़ा हो गया। यदि हम इसी बात को, यदि हम इसी को अगर यहाँ पे लिखते, अगर इसको हम लिखें जिंक ZINK, हाइड्रोजन को लिखें इस तरह से, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखें, सल्फर लिखें, ऑक्सीजन लिखें, तो ये एक प्रकार का बहुत लंबा हो जाएगा। इतना छोटा जो फार्मूला है ये लगभग एक पेज में आएगा, केवल इतनी सी बात एक पेज में आएगा, तो काफी जगह यह कवर करता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो बड़े बड़े जो नाम होते थे, इनको इन्होंने क्या कर दिया, एक संकेत दे दिया। यानी हाइड्रोजन को एच से दिखा दिया, क्लोरीन को Cl से दिखा दिया, फास्फोरस को P से दिखा दिया। ठीक है, ताकि ये छोटे हो जाएं, ताकि ये जगह कम कवर करें। ठीक है, वैसे ही रासायनिक समीकरण लिखने का मेन मुद्दा वही होता है कि जगह कम हो, यानी जगह की बचत की जाए। छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, याद भी जल्दी हो जाएगा और जगह भी कम कवर करेगा। ठीक है, इसको लिखने का एक ही मकसद होता है। अब इसका परिभाषा समझिए, रासायनिक समीकरण का परिभाषा समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा बने पदार्थों को सूत्र संकेतों द्वारा एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है, परिभाषा है। फिर समझिए, किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा बने पदार्थों को सूत्र संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जो भी तत्व किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अब उनका बड़ा बड़ा तो नाम नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए उनको एक संकेत के रूप में हम लिख देते हैं ताकि वो जगह कम ले। इसको पढ़ने में भी आसानी होता है, लिखने में भी आसानी होता है। ठीक है, तो यही होता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको नाम से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक
में आप अलग कर दे रहे हैं। हम इसी बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये अब क्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आप देखिए, इसको लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, इसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। इसको क्या है, सीधा जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो मेन मुद्दा क्या है, इसको एक समीकरण के रूप में लिखने का मेन मुद्दा क्या है, ताकि यह छोटा हो जाए, जगह भी कम ले और यह छोटा हो जाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा प्राप्त नए पदार्थों को एक सूत्र और संकेतों के रूप में व्यक्त करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका रासायनिक समीकरण खत्म हो गया। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, इसको आप लोग नोट करते जाइए, सब के कॉपी में इसको अच्छे तरीके से नोट करते जाइए। ऐसे एग्जाम्पल को समझिए, ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह क्रिया जिंक अब क्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। यह क्या, एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका परिभाषा समझिए। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है या बराबर होती है, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर काउंट करें तो यहाँ पे कार्बन का भी एक परमाणु है, कार्बन एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु है। तो जब आपस में क्रिया किए तो यहाँ पे देखिए, कार्बन एक है और ऑक्सीजन क्या है, दो है। यानी यहाँ पे इसे बोलते हैं LHS, इसे क्या बोलते हैं, LHS, और इसे बोलते हैं RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का संतुलित समीकरण है। यानी कहने का सीधा मतलब, यदि हम कोई शरबत बना रहे हैं तो हम 2 लीटर पानी डालें, ठीक है, 2 लीटर पानी डालें और उसमें 2 लीटर और दूध मिला दें। कोई मिक्सर बनाएं हम, इसमें दूध और पानी का मिक्सर बनाएं, 2 लीटर पानी मिला दें और 2 लीटर दूध मिला दें, तो मिक्सर कुल कितना हो सकता है, मिक्सर अधिक से अधिक कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, यानी 4 लीटर ही हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि 2 लीटर पानी है और 2 लीटर दूध है, तो कितना होगा, 4 लीटर होगा ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो 6 लीटर हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि पानी भी हमने 2 लीटर मिलाया है और दूध भी हमने 2 लीटर मिलाया है। तो जब यहाँ पे हमने एक ही कार्बन से, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा, हमने एक ही कार्बन की अभिक्रिया कराया है तो यहाँ पे एक ही कार्बन होगा ना, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा। सेम यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर एक जिंक क्रिया कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो एक ही जिंक यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सल्फर क्रिया कर रहा है तो एक सल्फर भी है, इस यानी बाएं पक्ष में एक सल्फर क्रिया कर रहा है तो एक ही सल्फर यहाँ पर मौजूद है। 4 ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है, 4 ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है तो इस पक्ष में भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर समझिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर तो संतुलित रासायनिक समीकरण दिया है तो भाई समझ जाएंगे दोनों क्या है, दोनों पक्ष में बराबर है भाई, ठीक है, संतुलित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
आपसे एग्जामिनर पूछ देता है, कोई समीकरण दे देगा और कहेगा आप इसका संतुलन कीजिए। तो अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण का संतुलन।